और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे कतर ने संघर्ष विराम समझौते की घोषणा कर दी, लेकिन अभी भी संघर्ष विराम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस समझौते को इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी देनी थी, लेकिन इजराइल ने हमास पर समझौते की कुछ शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगाकर फिलहाल कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई। हालांकि संघर्ष विराम समझौते को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इजराइल हमास संघर्ष विराम समझौते पर अब भी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर समझौते की कुछ शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमास अंतिम क्षणों में कुछ और रियायतें हासिल करने की कोशिश में समझौते की कई शर्तों से मुकर गया है, लिहाजा समझौते को मंजूरी देने के लिए होने वाली कैबिनेट की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमास की सभी शर्तों को स्वीकार करने के बाद ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। उधर हमास ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वे अपनी शर्तों पर पूरी तरह से कायम है। इससे पहले बुधवार की रात कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़ा समझौता हो जाने की जानकारी दी थी। अगर समझौते को इजरायली कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो संघर्ष विराम को रविवार से लागू कर दिया जाएगा। पहला चरण 6 सप्ताह का होगा और इस दौरान पूरी तरह जंगबंदी रहेगी। हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इजरायली सैनिक गाजा के सभी आबादी वाले इलाके से बाहर निकल जाएंगे। साथ ही विस्थापित लोग अपने घरों को वापस लौट आएंगे। इसके अलावा गाजा में मानवीय सहायता भी बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरे चरण के लिए युद्ध विराम के 16वें दिन वार्ता शुरू होगी। दूसरे चरण में जीवित बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह निकल जाएगी। तीसरे चरण में गाजा का पुनर्निर्माण शामिल होगा। इस दौरान हमास बंधकों को शवों को लौटाना होगा। माना जा रहा है कि इजराइल कुल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इस समझौते के लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत हुई। इसमें इजराइल की तरफ से मोसाद और शिन बेट चीफ ने हिस्सा लिया। वहीं अमेरिका की ओर से ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और बाइडेन के दूत ब्रेड मैकगर्क मौजूद रहे। इजराइल का एक वर्ग समझौते का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूरदक्षिणपंथी नेता बेन गुएर बेजेलेल स्मोट्रिच डील के खिलाफ अपना सख्त रुख अपनाए हुए हैं। संयुक्त राज्य भारत समेत दूसरे देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है। भारत ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि हमने हमेशा से सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और संवाद एवं कूटनीति के मार्ग पर लौटने की अपील की है। समझौते के बाद 15 महीने से जारी संघर्ष के रुकने जाने की उम्मीद है। गाजा के लोगों में जश्न का माहौल है। हालांकि इजरायली सेना का हमास के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के और मिलिट्री और विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि कल जब ये खबर आई कि हमास और इजराइल के बीच में डील हो गई है संघर्ष विराम को लेकर के, और आज उसके बाद खबर आती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि हमास पीछे हट रहा है कुछ शर्तों को लेकर के, तो वो अभी अपनी कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाएंगे, तो इस सब के बीच क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो खुशी की लहर, बहुत बहुत अच्छा लगा कि कम से कम दोनों ने मिलकर के एक प्रकार से सीज फायर की बात हुई। सीज फायर आएगा एतवार से, उसके ऊपर लागू होगा, जिससे और ये जो खुशी की लहर है फिलिस्तीनियों के बीच भी देखी गई, जिस प्रकार से उन्होंने रस्तों पे आकर के खुशी मनाई। लेकिन तुरंत बाद पता चला कि कहीं ना कहीं जो इजराइल के प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उन्हें लगा कि जो हमास है कहीं ना कहीं वो शर्तों से पीछे हट रहा है। तो जबकि हमास ये कह रहा है कि हमने किसी भी शर्त के ऊपर कोई मनाही नहीं की है। जो शर्तें थी उसी शर्त पर हम बिल्कुल कायम है। जितने रिहा होंगे, पहला फेज कितना हफ्ते का होगा, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ तय है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर दबाव है, क्योंकि उनके ही कैबिनेट के बीच में कई एक लोग हैं जो युद्ध समाप्ति नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से सख्ताई से पेश आया जाए और कहीं ये ना दिखे कि नेतन्याहू जो है प्रेशर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर है और फिलिस्तीनी जो है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि किसी न किसी के तरीके से सीज फायर जो है वो आना चाहिए, क्योंकि गाजा पट्टी में
जिस प्रकार से लगातार जो लोग मारे जा रहे हैं, 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1,10,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और पूरे विश्व भर में अशांति की लहर फैल रही है। इसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो है वो चाहते हैं कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो एक तरीके से तुरंत रिहा कर दिया जाए। ये ना हो 33 और सेकेंड फेज में है, कहा तो ये जाता है कि तकरीबन 30-35 लोग तो ऑलरेडी अपनी जान गंवा बैठे हैं, 90 जो उनके पास थे हॉस्टेजेस। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है थोड़ा सा शक सा हो रहा है, क्योंकि लड़ाई भी थमी नहीं है। 73 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें अधिकतर बच्चे और औरतें मारी गई हैं रिसेंट एयर स्ट्राइक में। तो ये भी दर्शाता है कि इजराइल जो है प्रेशर दबाए, अपना दबाव उसने बनाए रखा है फलस्तीनियों के ऊपर गाजा पट्टी में। और गाजा पट्टी में खुशी की लहर भी है कि कहीं ना कहीं यह लड़ाई समाप्त होती नजर आ रही है। विश्व को भी लग रहा है कि लड़ाई समाप्त होगी तो मिडिल ईस्ट में शांति का जो वातावरण है वो दोबारा कायम होगा। जनरल कुलकर्णी, आप मिलिट्री एक्सपर्ट भी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त पे इजराइल का युद्ध विराम के लिए तैयार होना, क्या इजराइल ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पा लिए हैं या इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था? क्या कुछ आप कहेंगे? देखिएगा, ये जो है अगर हम कहें ये युद्ध विराम इजराइल को अगर लगता है कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स पा लिए हैं, तो हमास ये कहेगा कि वो कामयाब नहीं हुआ है। क्योंकि इजराइल का मानना था कि ये जो सोच है, ये जो आतंकी हैं, इनको बिल्कुल ही खात्मा कर देंगे। वो तो हुआ नहीं। चाहे इतने सारे लोग मर गए, 46,000 से ज्यादा लोग मर गए, लाखों के तादाद में घायल हो गए, पूरा गाजा तबाह हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है वो ऐंठ जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इजराइल को लगता है कि आज अगर युद्ध विराम हो भी जाता है तो 10-15 साल के बाद फिर से वही कार्रवाई और कहानी शुरू हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं इजराइल को लग रहा है कि जो मकसद, जिस मकसद से 15 महीने से वो लगातार एक तरीके से हमला करे हमास के ऊपर, चाहे उसका जो साथी दल हिजबुल्लाह है उसके ऊपर भी जबरदस्त दबाव आया, हूथियों के ऊपर दबाव आया, वही भी हार मानी जा सकती है। इस सीरिया में हम देखते हैं क्या हुआ है, लेबनान में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन ये कहना कि आतंकियों का खात्मा हो गया, मेरे को ऐसे लगता है ठीक नहीं होगा। सोच जो है उसको मारना बहुत कठिन है। जरूर लोग मरे हैं पर सोच नहीं मरी है, इसके लिए इजराइल को कुछ सोचना पड़ेगा। संजय जी, अगर हम हमास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है इस सीज फायर में, दोनों पक्षों को राजी करने में। हालांकि कुछ दिक्कतें हैं और वो कब तक खत्म होंगी ये देखना होगा। और जो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ट्रंप की ओर से जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया गया हमास के खिलाफ, ये दोनों फैक्टर कितना काम किए हैं यहाँ पर? देखिएगा, मैं तो ये कहूंगा कि जो ट्रंप का एक अल्टीमेटम था कि मेरे स्वेरिंग इन सेरेमनी 20 तारीख से पहले अगर हमास जो है अपने हॉस्टेजेस रिलीज नहीं करता है तो हमास को पूरा तबाह कर दिया जाएगा। और उन्होंने सोचा ना होगा किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप की जो धमकी थी वो काम की है। और प्लस बाइडेन सरकार भी लगातार इजिप्ट के साथ मिलकर, कतार के साथ मिलकर के बैकडोर डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने से कम एक तरीके से मिडिल ईस्ट में शांति प्रहार कर सके। तो दोनों काम कर रहे हैं, एक तो बाइडेन सरकार का प्रेशर भी काम कर रहा है और ट्रंप की धमकी। और वो जो धमकी है इतनी जबरदस्त हुई है कि इसका असर देखने को मिल रहा है कि हमास को भी लग रहा है कि ट्रंप जो है वो छोड़ेंगे नहीं। उससे अच्छा है कि जो भी 70-80 जितने भी हॉस्टेजेस बचे हुए हैं उनको छोड़ने में बाद में देखेंगे क्या होगा। अगले 4 साल तो ट्रंप सरकार में रहेंगे तो ये तो मुश्किल होगा। और 15 महीने में जो तबाही हुई है, जिस प्रकार से लगातार इजराइल एक तरफ से सीज फायर की बात कर रहा है और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, तो वो भी नहीं देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है दोनों काम किए, बाइडेन सरकार की मेहनत और ट्रंप की धमकी, दोनों ने काम किया। यही कारण है कि आज कम से कम सीज फायर की बातचीत हो रही है, खुशी की लहर दौड़ रही है। चाहे थोड़ी बहुत अनबन हो तो मुझे लगता है ये हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। संजय जी, ये जो अनबन की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से कल काफ़ी खुशी का माहौल था, हम देख रहे थे कि दुनिया भर से काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही थी,
लेकिन आज दिन में जिस तरह से नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से कहा गया कि आज उनकी कैबिनेट की बैठक होनी थी इसको मंजूरी देने के लिए, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि हमास पीछे हट रहा है और जब तक हमास पूरी तरह से नहीं मान जाता कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जो कल समझौता हुआ है एक तरह का, ये समझौता जो इसकी टाइमलाइन है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि रविवार से ये लागू होगा, ये तब तक लागू हो पाएगा या अभी थोड़ा और समय ले सकता है? मुझे लगता है कहीं लड़ाई में कभी आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो 20 तारीख का डेडलाइन है, मुझे लगता है नेतन्याहू चाहेंगे कि सब कुछ 20 तारीख से पहले हो जाए तो अच्छा है। बनिस्बत 6 हफ्ते, फिर 6 हफ्ते के बाद फेज 2 शुरू होगा, उसमें फिर दूसरी रिहाई होगी, उसमें फिर 1000 फिलिस्तीनी उस वक्त रिलीज किए जाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लग रहा होगा नेतन्याहू को कि 20 तारीख है और 20 तारीख से पहले अगर सांप मरता है और लाठी नहीं टूटती है तो क्यों ना अभी इसका पूरा फायदा उठाया जाए। बनिस्बत 20 के बाद क्या होगा, वो जो धमकी दी है पता नहीं किस प्रकार से उसको अमल में लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, क्या दबाव बनेंगे विश्व में। इसलिए मुझे लगता है 20 से पहले ट्रंप भी प्रेशर कर रहे होंगे नेतन्याहू को कि आप दबाव बनाए रखें और आपको जो चाहिए आप अभी ले लीजिएगा, उसके बाद फिर शांति के बहाल की ओर हम अग्रसर रहेंगे बनिस्बत लड़ाई। तो लड़ाई तो समाप्त करने की जनरल कोशिश कुलकर्णी, होगी। जनरल कुलकर्णी, एक अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप जाने माने मिलिट्री एक्सपर्ट हैं। अक्टूबर 2023 से जब ये शुरुआत हुई थी उसके बाद इजराइल को न सिर्फ हमास से लड़ना पड़ा, हिजबुल्लाह से इजराइल को लड़ना पड़ा, हूथी से लड़ना पड़ा, ईरान से लड़ना पड़ा। तो इस पूरा जो इजराइल का ऑपरेशन था इस दौरान में, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिएगा, इसमें अमेरिका की जो जीत हुई है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि चीन और ईरान मिलकर के कुछ ना कुछ कर रहे हैं और एक तरीके से गठबंधन हो रहा है और मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं अमेरिका का जो एक तरीके से दबदबा था वो कम होता लग रहा था। तो वो दबदबा जो है वो दोबारा आ गया है, क्योंकि ईरान बिल्कुल ही शांत हो गया है और ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है। सीरिया में आपने देख ही लिया है, पूरी सत्ता हार करके चले गए हैं और सीरिया बिल्कुल ही एक सिविल वॉर की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेबनान में हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है उसका पूरा ही जो लीडरशिप है वो खत्म हो गई है। लेबनीज को भी जो है उनको भी लगा कि कोई फायदा नहीं हुआ, हमास को भी लगा, वेस्ट बैंक को भी, मतलब कहीं ना अगर हम देखें तो इजराइल की जीत हुई है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो शांति आनी थी वो पता नहीं कितना वक्त लगेगा बहाल होने में, लेकिन कम से कम यहूदियों को ये एक बात जो है लगने लगी है, ये उनको बरखिलाफ जो एक तरीके से जो कार्रवाई हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। अमेरिका का दबदबा दोबारा मिडिल ईस्ट में आ गया है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक